नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, जब हम सभी लोग कुंडली अध्ययन करते हैं तो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हम अपने जीवन में वैवाहिक जीवन से कितना सुख और कितना संतुष्ट होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आज मैं देने का प्रयास करूंगा। इस विषय को आगे बढ़ाएं इससे पहले डेमो कुंडली में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक मेष लग्न की डेमो कुंडली है और आज का हमारा विषय है विवाह विच्छेद योग। जब हम किसी भी जातक का अध्ययन करते हैं तो लग्न कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। यह 12 भाव 12 राशियों की स्थिति को दिखाते हैं। इसमें 12 घर में कहीं न कहीं 9 ग्रह विराजमान होते हैं और जन्म के समय या जन्म जब किसी जातक का होता है तो उसके जीवन में कुल 27 नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रभाव के बल पे वह व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है या जीवन में परेशानी को उठाता है। पत्नी के सुख को, या अगर कोई पत्नी है तो उसके पति के सुख को हम लोग 7वें घर से देखते हैं। विवाह का योग भी 7वें घर से देखा जाता है, पत्नी के सुख को 7वें घर से देखा जाता है और यह विवाह कितना लंबा चलेगा, उसकी स्थिति क्या बनेगी, इसकी स्थिति को भी 7वें घर के ग्रह से ही समझा जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना है, जो यह 7वां घर है इसका नैसर्गिक स्वामी कौन होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो इसका नैसर्गिक स्वामी ग्रह बनता है बृहस्पति, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो नैसर्गिक स्वामी ग्रह बनता है शुक्र। और दोनों के विवाह का जो नैसर्गिक स्वामी बनता है वह बनता है शुक्र। अब बात को समझिए, शुक्र देव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख को नहीं भोग पाएगा। यह क्यों कह रहा हूं, इसकी भी चर्चा भी आपसे करता हूं। देखिए, जो लग्न कुंडली का पहला घर है, चाहे आप किसी लग्न के हों, किसी राशि के हों, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले घर से हम लोग किसी भी जातक की पर्सनालिटी का अध्ययन करते हैं, उसमें कितनी शक्ति है, वह जीवन में क्या करने वाला है, किस लिए आया है, इस स्थिति को देखा जाता है। सेकेंड हाउस से, जहाँ पे 2 लिखा है, इससे उस व्यक्ति के वाणी को देखा जाता है, उसके पैतृक धन संपत्ति को देखा जाता है और पास पड़ोस के संबंध को भी यहाँ से एक अनुमान लगाया जाता है। तीसरे घर से हम उसके पराक्रम को देखते हैं, उसकी समझदारी को देखते हैं। पराक्रम के माध्यम से वह जीवन में क्या करने वाला है, कितना मेहनत करेगा और कितना अर्न करेगा, यह सब की स्थितियों को समझा जाता है। चौथे घर से उसके जीवन में कितना सुख मिलेगा, इस स्थिति को समझा जाता है। कहने का मतलब है, चौथा घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जीवन में इतना भाग दौड़ करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, सुख के लिए ही दुनिया भर के चोरी बेईमानी करते हैं, तो सुख तो मिलना चाहिए। तो चौथे घर से हम लोग सुख की स्थिति को देखते हैं और 5वें घर से हम लोग उसके शिक्षा को, उसके संतान को, कहने का मतलब है कुछ भाग्य की भी स्थिति को समझ लेते हैं यहाँ से। छठे घर से, क्योंकि कोई व्यक्ति पृथ्वी पे आया है
तो रोग तो उसमें होगा ही। रोग, ऋण, शत्रु और लंबी बीमारियों की स्थिति को समझा जाता है। अब बात आ गई 7वें घर से। यहाँ तक आपने पहले घर से लेकर के 6ठे घर तक आपने उस व्यक्ति का अध्ययन किया जो व्यक्तिगत तौर पे वह करने वाला है। जैसे ही 7वां घर की बारी आती है, तहाँ पत्नी का सुख या कोई पत्नी है तो उसके पति के सुख को समझा जाता है, क्योंकि ये घर पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी की स्थिति को दिखाता है। कहने का मतलब है जीवन हमारा तभी पूर्ण होता है जब हम 7वें घर का सुख प्राप्त करते हैं। अब हमने आपको बताया पत्नी किसी भी जातक की उस जातक का जो स्वभाव है उससे लगभग विपरीत आती है। अब ये कैसे है? यह तो एक उल्टी बात हो गई। हमने कहा कि मान लीजिए आपका स्वभाव मंगल का है और पत्नी आ गई शुक्र। मंगल के स्वभाव से बिल्कुल अलग। जहाँ मंगल लड़ाई झगड़ा करने वाला है, उतावलापन है, मरने मारने की बात करता है, वहीं पत्नी ऐश्वर्य भोगने आई है, सुख भोगने आई है, धन दौलत लेके आई है, तो दोनों लोग तो विपरीत हो गए। यही आपको बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मित्रों, किसी भी जातक की जब शादी होती है तो उस जातक से विपरीत यानी दूर कहीं से हम, अगर पत्नी है तो उसके पति को ढूंढते हैं, या कोई पति है तो उसके पत्नी को ढूंढते हैं। ये दो विपरीत लोग हैं। एक व्यक्ति अगर पति को पॉजिटिव समझें तो वह पत्नी निगेटिव होगी। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति को हम यह समझें कि वह मंगल के स्वभाव का होगा तो पत्नी शुक्र के स्वभाव की आएगी। अब दोनों के जोड़ को अगर हम मिला देंगे तो वह एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे संसार की उत्पत्ति ही दो विपरीत लोगों से हुई है। पत्नी आपकी विपरीत है और आप पत्नी से विपरीत हैं। दोनों लोगों का व्यवहार अगर समझदारी से वह दोनों लोग आपस में अपने विचार को मिला लें तो व्यक्ति तरक्की करता है। यह तो स्थितियां हो गई। अब बात को थोड़ा सा और समझाते हैं। देखिए, 4th हाउस से हमने बताया कि हम जीवन के सुख को देखते हैं, और 2nd हाउस और 7th हाउस किसी भी कुंडली का मारक होता है। वह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से 6ठा और यहाँ से 8वें, 6ठे और 8वें का संबंध बनने की वजह से किसी भी जातक की कुंडली में दूसरा घर और 7वां घर मारक होता है। चौथे घर से गिनिए 1 2 3 4, चौथे से चौथा किसी भी जातक का 7वां घर आता है। कहने का मतलब है सुख से चौथा सुख। तो इस स्थिति को समझने के लिए आपको चौथा घर और 7वां घर दोनों समझना पड़ेगा। अगर आपको पत्नी का सुख चाहिए या जीवन में सुख चाहिए तो आपको चौथे घर की भी स्थिति को समझना पड़ेगा और आपको 7वें घर की स्थिति को भी समझना पड़ेगा। लेकिन आज हमारा विषय है विवाह विच्छेद योग। विवाह विच्छेद योग क्यों होता है? किसी भी जातक का विवाह होने के बाद क्यों उसके विवाह में परेशानी आती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्साह तो विवाह करने में ही होता है। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह होने के लिए परेशान है, और जिसका विवाह हो चुका है वह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा में परेशान है। तो किसी भी जातक की कुंडली में हमने बताया कि जो स्त्री का सुख है वह बृहस्पति से मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति
पुरुष का कारक है या उसके पति का कारक है। और अगर पति है तो शुक्र की स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छे जगह पे विराजमान है, मित्र ग्रहों के घर में विराजमान है, अपने स्वराशि में विराजमान है, अपने उच्च की राशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरे, कुंडली में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो 7वां घर है, उस 7वें घर का स्वामी ग्रह कहीं क्रूर ग्रह या पापक ग्रह के साथ तो विराजमान नहीं है। अब क्रूर ग्रह की बात कर लेते हैं। क्रूर ग्रह की संज्ञा में 2 ग्रह आते हैं, सूर्य और मंगल। और पापक ग्रहों की श्रेणी में 2 ग्रह आते हैं, वह है शनिदेव और राहुदेव। ये दोनों ही ग्रह जो क्रूर ग्रह हुए या जो पापक ग्रह हुए, अगर उनका संबंध 7th हाउस से या 4th हाउस से बन रहा है तो जीवन में जो सुख की स्थिति है उसमें कमी आ जाएगी। इसके बाद अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर पड़ रहा है तो भी सुख में कमी आ जाएगी। अगर आपका शुक्र कमज़ोर पड़ रहा है तो भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं से सुख की स्थिति में कमी आएगी। लेकिन यहाँ भी विवाह विच्छेद नहीं होगा। अभी उसकी चर्चा आगे करते हैं। मान लीजिए जो हमने डेमो कुंडली बनाई है, यह मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ शुक्रदेव इस विवाह के कारक ग्रह बने। शुक्रदेव मित्र के घर में विराजमान हो जाएं, मजबूत स्थिति में हो जाएं, अंश बल में मजबूत हो जाएं, तो विवाह का जो सुख है ऐसे जातक को प्राप्त होगा। और वह 2 विपरीत लोगों के साथ, कहने का मतलब है विपरीत व्यवहार करने वाले पति पत्नी भी एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बना करके और विकास करेंगे। लेकिन मित्रों, हमने बताया कि अगर 7वें घर पे पापक ग्रहों की मैक्सिमम दृष्टि हो जाए। पापक ग्रह कौन से हैं बताई दिया आपको, राहु, शनि, सूर्य और मंगल। यह विवाह तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। विवाह करने के बाद जीवन में कलह तो होगा, लेकिन फिर भी आपसी सामंजस्य किसी न किसी स्थिति में बन सकती है। अब दोबारा से कुंडली अध्ययन की हम लोग बात करें तो किसी भी कुंडली का हम जब अध्ययन शुरू करें तो सबसे पहले लग्न की स्थिति को देखें, क्योंकि लग्न ही आपका शरीर है। और उसके बाद लग्नेश की स्थिति को देखें। अगर लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में बनते हैं तो व्यक्ति इतने विपरीत परिस्थिति के बाद भी आपसी सामंजस्य बैठा ले जाएगा। तीसरी स्थिति में सूर्य की स्थिति को देखा जाए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य मजबूत है, अंश बल में मजबूत है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह के साथ में विराजमान है, तो उस व्यक्ति की आत्मा बहुत मजबूत है। वह व्यक्ति संघर्ष के बाद भी अपने वैवाहिक जीवन को संभाल ले जाएगा, बचा ले जाएगा। तीसरी स्थिति में चंद्रमा को देखा जाए, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र 4थे घर के कारक ग्रह भी हैं और 4थे से 4था होने की वजह से प्रभाव इन पे भी रहता है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, और शुक्र भोग और ऐश्वर्य है। तो 4था घर अगर परेशान न हो, चंद्रमा भी मजबूत हो, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति इतने विपरीत परिस्थिति के बाद भी अपने वैवाहिक जीवन को बचा ले जाएगा। अब जरा आपको बहुत ही जल्दी से समझाते हैं कि हम आपको बोलना क्या चाह रहे थे। प्यारे मित्रों, वैवाहिक स्थिति को 7वें घर से देखा जाता है। 7वें घर पे अगर पापक ग्रह विराजमान है या पापक ग्रह की दृष्टि अधिक है, वह पापक ग्रह शनि, राहु या क्रूर ग्रह मंगल और सूर्य, उनकी दृष्टि अधिक है, तो विवाह विच्छेद के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर किसी पति की कुंडली है और शुक्र
पापक ग्रहों से दृष्ट है, अपने पाप कर्तरी योग में है। जैसे पाप कर्तरी योग की बात आ गई है तो यहाँ पर पापक ग्रह हो, यहाँ पर पापक ग्रह हो तो कोई भी घर पाप कर्तरी योग में आ जाता है, तो भी विवाह विच्छेद की स्थितियां बनेंगी। बृहस्पति देव पीड़ित हैं तो भी कहीं न कहीं जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनेंगी। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब होगा जब आपका लग्नेश कमज़ोर बनेगा, जब आपका लग्न कमज़ोर बनेगा, या जब आपका सूर्य और चंद्र कमज़ोर बनेगा, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में संघर्ष होने वाला है। तो कहने का मतलब है विषय काफ़ी बड़ा है, इस विषय को फिर कभी रखेंगे। कुंडली अध्ययन में अगर आपके भी जीवन में कुछ इस ढंग का संघर्ष है, कुछ इस ढंग की परेशानी है, तो आप जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्थिति का आकलन करके जो विशेष उपाय होगा बताने का प्रयास करेंगे। प्यारे दर्शकों, यह विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस विषय को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और आपके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां बनी हैं, शादी के योग होते होते आपकी शादी नहीं हो रही है, या शादी हुई है और आपका जीवन नरक बना हुआ है, तो भी निश्चित तौर पे मानिए कि कहीं न कहीं सातवां घर आपका प्रभावित हो रहा है। फिर एक नए विषय पे आपसे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।